मैम सॉरी, वो मैन फोर्स भी होता है। मैन फोर्स भी होता है। जी जी। तो फिर यूज क्यों करते हैं मैन फोर्स? मैम शब्द ऐसा ही बना हुआ इसलिए मैंने यूज कर दिया तो शब्द को ही तो बदलना है, तभी तो सोच बदलेगी। जी जी, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो वालेकुम सर। जी आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए। थैंक यू सर। ये मिस्टर फिरोज आलम जी और फिरोज आलम, जी। जे है कि जेड है, ज है कि ज है? सर जेड आना चाहिए था, लेकिन बाई मिस्टेक फैमिली की तरफ से होगी थी शुरू में, उसकी वजह से सर जे है। मैं इसको फिर अब जे ही लिखता हूँ सर। चलिए, आप तो पुलिस में, मुझे बताइए, अगर आप अपना नाम बदलना चाहें तो प्रक्रिया क्या है? सर यूनिवर्सिटी से बदलवाना पड़ेगा, अगर प्रॉपर चैनल यूनिवर्सिटी से क्यों बदलवाना पड़ेगा? यूनिवर्सिटी से तो विद्यार्थियों को बदलवाना पड़ता है। सर फिर मार्कशीट वगैरह में बदलवाना पड़ेगा ना पूरी तरीके से। अच्छा, शायद यही होगा। शायद है, आपको निश्चित तौर पे नहीं पता है। तो फिरोज, आप, मैं देख पा रहा हूँ कि मूलतः उत्तर प्रदेश से, ठीक है, जबकि अभी फिलहाल आप दिल्ली में हैं और आप दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल हैं। आपने हिंदी साहित्य विषय लिया है। ये सब वे जानकारी हैं जो मेरे पास मौजूद है। जी। आप इन जानकारियों में कुछ इजाफा करना चाहेंगे, कुछ बढ़ाना चाहेंगे कि जो आप चाहते हैं कि बोर्ड मेंबर्स को पता लगे? सर जो जॉब है मेरी सर 2010 से है मैं दिल्ली पुलिस में, और जो ग्रेजुएशन मैंने करी है सर वो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी से करी है। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स उसमें हिंदी लिटरेचर में करा है सर। अच्छा, तो हिंदी साहित्य आपका मूलतः विषय है, पुलिस बल में आप लगातार हैं। जी। चलिए, तो साहित्य पे थोड़ी बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर मेरे कलीग साहब से बातचीत करेंगे। मुझे बताइए कि अगर हम प्रेमचंद पे थोड़ी देर रुके हैं, तो प्रेमचंद पुलिस को लेकर या पुलिस बल को लेकर अपनी कहानियों या उपन्यासों में क्या राय रखते हैं? सर उनकी एक कहानी है ईदगाह, उसमें सर एक बच्चा हामिद है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हुए जिक्र करते हैं पुलिस का कि अरे जनाब आप नहीं जानते, पुलिस वाले ही हैं जो रात में चोरी कराते हैं। और सेकंड सर जब गोदान को हम पढ़ते हैं तो उसमें भी एक जगह जिक्र आता है कि धनिया जो हैं वो पुलिस वालों से इसलिए लड़ रही हैं कि पुलिस वाले मिलकर पंचायत के साथ में रिश्वत मांग रहे हैं उनसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा जिक्र करा है मतलब प्रेमचंद ने सर। तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में जो पुलिस का रूप दिखाई देता है, जाहिर है कॉलोनियल पीरियड की पुलिस है, अंडरपेड पुलिस थी, पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, तो प्रेमचंद के पास ऐसा मानने की वजह मौजूद थी समाज में। लेकिन आपको लगता है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ छवि में कुछ खास बदलाव हुआ है, या अभी भी पुलिस वही है जिसके बारे में लोगों की राय है कि रात को चोरी कराते हैं और सुबह पुलिस पकड़ने का अभिनय करते हैं? जी सर, उस समय से तो सर काफ़ी बदलाव हुआ है यूपी पुलिस में भी। आज के समय जो यंग जनरेशन स्पेशली जा रही है वो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, और जो करप्शन के प्रति उनका इतना ज़्यादा रुझान नहीं है यूपी पुलिस में, और वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जेंडर, कास्ट या कम्युनल को लेके यूपी पुलिस में भी सर देखा गया ये चीज़। ठीक है सर। फिरोज, आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं एज ए कांस्टेबल। आप आईपीएस क्यों नहीं बनना चाहते? आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दिया आपने? निश्चित रूप से सर मैं आईपीएस चुनता तो मैं बेहतर काम कर पाता, लेकिन सर आईएएस में कार्य विविधता को देखते हुए मैंने सर इसलिए इसको चुना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी था चूज करने का, इसलिए मैंने सर मुझे लगता है 9-10 साल से आप इस सर्विस पे हैं जी, और इस सर्विस को बहुत बारीकी से आपने देखा होगा। अगर ये 10 साल का अनुभव सोचिए, आपने बहुत करीब से देखा होगा कि कहाँ करप्शन होता है, कहाँ मैं आईपीएस बन के दूर कर सकता हूँ, या मतलब कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बना सकता हूँ, तो फिर आईपीएस क्यों नहीं बन रहे हैं मतलब आप? सर आज के समय में सर मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, अगर मैंने वहां से अनुभव लिया है तो मैं किसी भी जगह उसका यूज कर सकता हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ जी कि स्पेसिफिकली आप किसी एक जगह बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं, क्यों आप अपने को हर जगह बिखेरना चाह रहे हैं? सर जो मुझे अनुभव यहाँ से मिला है कि करप्शन और किस प्रकार करते हैं, पब्लिक डीलिंग किस प्रकार सकते हैं, लीडरशिप क्वालिटी जो मैंने अपने एसीपी डीसीपीज की देखी है। अच्छा, एफआईआर और एनसीआर में डिफरेंस क्या होता है? जी सर, एनसीआर जो होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है एनसीआर, और जो एफआईआर होती है सर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है। क्या डिफरेंस होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं जैसे रेप, मर्डर, हत्या, जो गंभीर अपराध होते हैं, और जो छोटे मोटे अपराध होते हैं सर जैसे गंभीर या संज्ञेय? हाँ, संज्ञेय अपराध सर। दोनों में अंतर आप कर पा रहे हैं? जी कर पा रहे हैं अंतर आप, मतलब? जी जी। थैंक। फिरोज, आप पिलखुआ से आते हैं, पिलखुआ हापुड़ है ना? जी। वहां से कोई हिंदी के चर्चित नाम
कौन है? सर कुमार विश्वास जी हैं वहाँ से। उनको आप कवि मानते हैं? हाँ सर, कवि मानता हूँ। किस मतलब हिंदी लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, किस क्राइटेरिया पे वो कवि हैं? सर मैं उनको मंचे कवि मानता हूँ सर। मंची कवि मानते हैं, साहित्यिक कवि ऐसे नहीं मानते जिनको पाठ्य पुस्तक में रखा जाए? हाँ, मैं मंचे कवि मानता हूँ उनको, श्रृंगार रस के मंचे उनकी कोई किताब आपने पढ़ी है? नहीं सर, किताब नहीं पढ़ी, बाकी बस 2 किताब उन्होंने लिखी हैं, उनको सुना है और देखा है, बस पढ़ी नहीं मैंने। आप उनसे प्रभावित भी रहते हैं? कुछ मायनों में मैं प्रभावित हूँ। किस मायने में? सर उनकी जो जिंदा दिली है स्पेशली, मैं उससे काफी प्रभावित हूँ। अच्छा, जिंदा दिली स्टेज पर जो दिखती है उनकी, वही ना? हाँ, स्टेज पे भी, और शायद मुझे लगता है कि जब वो अपनी लाइफ, जैसे अभी उनके पे एपिसोड बने थे, फिलहाल में शूट हुए थे वे, उसमें भी काफी मुझे लगा कि हाँ, से सीखने का बहुत कुछ है उनसे हमारे पास। ठीक है, हम लोग आते हैं विषय वस्तु पर। ये बताइए कि मेरठ के इलाके में गन्ना ज्यादा उगाया जाता है, ऐसी कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिससे मेरठ गन्ने के लिए ज्यादा उपजाऊ हो जाता है? सर गन्ने के लिए एक तो मृदा उपजाऊ चाहिए, सेकंड तो सिंचाई की व्यवस्था प्रॉपर चाहिए, थर्ड जो चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मेरठ में क्या क्या है इसमें से? सर एक तो गन्ना मिल्स आसपास काफी ज्यादा हैं, इसलिए तो गन्ना मिल तो इसलिए है क्योंकि गन्ना है ज्यादा। जी जी। हाँ, गन्ना क्यों है? सर उपज गन्ने की पैदा करने के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए सर, वो अनुकूल है वहां पर। तो ये मेरठ में अनुकूल है, उत्तर प्रदेश में और कहीं अनुकूल नहीं है? नहीं सर, उत्तर प्रदेश में और जगह भी हैं सर गन्ने की, पूर्वी यूपी में भी होता है गन्ना, इतनी तादाद पर नहीं होता जितनी डेंसिटी यहाँ पर तो है। यही तो कारण मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्री आप देखते हैं, किस तरह की इंडस्ट्री है? सर एमएसएमई सेक्टर ज्यादा है इधर, एरो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर ज्यादा है सर आसपास में। क्या कारण है आईटी सेक्टर का दिल्ली में होने का, क्या कारण है? सर इजीली जो मैन फोर्स है वो अवेलेबल हो जाती है, और लाइट व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको लगता है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए मैन फोर्स का होना एक आवश्यक शर्त है? सर स्किल मैन फोर्स तो चाहिए ही। वो तो इंडस्ट्री जहां रहेगी मैन फोर्स तो वहां जाएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनी का तो नियम यही है। एनसीआर में सर जो रूल्स हैं, सबसे अधिक मैन फोर्स तो बिहार और उत्तर प्रदेश से जाते हैं इंजीनियर बन के जी, लेकिन कंपनियां तो बेंगलोर में होती हैं। जी। फिर सर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी हैं एनसीआर में, तो क्या है? एनसीआर की डेवलपमेंट को लेके कुछ टैक्स। आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या पॉलिसी है? सर एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं। फिरोज, अभी जब आप सर से बात कर रहे थे तो मैन फोर्स यूज हो रहा है, वुमेन फोर्स नहीं होता? मैम सॉरी, वुमेन फोर्स भी होता है, लेकिन वुमेन फोर्स भी होता है। जी जी। तो फिर यूज क्यों करते हैं मैन फोर्स? मैम शब्द ऐसा ही बना हुआ है इसलिए मैंने यूज कर दिया। तो शब्द को ही तो बदलना है, तभी तो सोच बदलेगी। जी जी, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। तो मुझे बताइए कि आप इस्लामिक कम्युनिटी से आते हैं, उस कम्युनिटी में वुमेन का स्टेटस कैसा है? मैम लिटरेसी रेट काफ़ी कम है वुमेन का, और जो पूंजी की जो मालिक हैं वो भी काफ़ी कम है वुमेन, और जो सोशली या इकोनॉमिकली काफ़ी वीक स्टेटस है उनका। क्या वजह है इनकी वीक स्टेटस होने की? मैम सोसाइटी का जो माइंडसेट है वो महिला, मैं सोसाइटी इन जनरल की बात नहीं कर रही, मैं पर्टिकुलरली इस्लामिक मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि उस कम्युनिटी में क्यों स्टेटस कम है? मैम जो वुमेन है स्पेशली उनके लिए मॉडर्न एजुकेशन की सुविधाएं नहीं देते मुस्लिम कम्युनिटी, केवल इस्लामिक एजुकेशन तक ही उनको सीमित रखते हैं, और वहाँ से उनके लिए रोजगार के साधन नहीं खुल पाते। सेकंड, उनको पर्दा प्रथा के लिए मजबूर करा जाता है कि वो पर्दा प्रथा में रहें, इस कारण भी वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ये माइंडसेट कब चेंज होगा कि पर्दे से बाहर आना है? मैम जैसे सोसाइटी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे चेंज होता चला जाएगा। सोसाइटी एजुकेशन की तरफ बढ़ेगी। अभी एक मतलब कंट्रोवर्सी कहें या ट्रोलिंग कहें, ए.आर. रहमान की बेटी हैं, वो पर्दा रखती हैं, पढ़ी लिखी होंगी, ठीक ठाक पैसे वाले होंगे ए.आर. रहमान, वो बाय चॉइस करती हैं पर्दा, तो उन लोगों को मतलब वहाँ पे फिर कहाँ कमी रह गई? मैम उनका स्टेटमेंट आया था खदीजा का, उनकी बेटी का, उन्होंने बोला कि मैं बाई चॉइस रखती हूँ। बाई चॉइस कोई रख रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, परिधान की स्वतंत्रता है उनको, जो भी वो पहनना चाहती है, लेकिन अगर फोर्स करा जा रहा है तो बहुत गलत है। कई बार उन्होंने तो बाई चॉइस रख लिया, लेकिन कई बार मजबूर करा जाता है कि तुम बुर्का ओढ़ के जाओगी या स्कार्फ बांध के जाओगी। ईरान में भी हो रहे हैं प्रोटेस्ट कि हमें स्कार्फ नहीं बांधना, लेकिन फिर भी मजबूर करा जा रहा है उनको। ठीक है, एक और टर्म जो यूज़ होता है वो है फतवा पॉलिटिक्स, ये क्या होता है? मुफ्ती के द्वारा फतवा जारी कर दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति शरीयत
के अनुसार नहीं चलता, उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं। लेकिन भारत एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला देश है, यहाँ पे फतवे की कोई वैल्यू नहीं है। केवल उन देशों में फतवे की वैल्यू होती है जहाँ जो शासन है वो शरिया के अनुसार चलता है। पर यहाँ तो हिंदुस्तान में भी हम आए दिन देखते हैं कि इमाम जो हैं वो कभी बोल देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं लड़कियों के पहनावे को लेके। सानिया मिर्ज़ा के अगेंस्ट हुआ था, ठीक है, तो फिर क्यों, अगर उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो फिर क्या देने का फ़ायदा फतवा? मैम वो कर देते हैं केवल अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है भारत में। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के अगर दायरे में आप चल रहे हो तो आपको फतवे से डरने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, आप यूपी से आते हैं और अभी इंडिया का बजट भी आया है। यूपी की एक स्कीम है जिसको लेके नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाने वाला है इस बजट के तहत। कौन सी वो स्कीम है? सॉरी मैम, पढ़ा नहीं है आपने। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। फिरोज़, आप मुझे ये बताइए कि जो टर्की है ये लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगन, और इन्होंने मतलब बहुत सारी आपत्तिजनक बात की है कश्मीर के मामले में। आपको क्या लगता है इनका क्या मंशा क्या है ऐसे बयान देने पर? सर, एक मंशा इनकी ये है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप प्राप्त करना चाहते हैं। इन्होंने अभी सीए पे बयान दिया, 370 पे बयान दिया। तो सर इनकी मंशा जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता हूँ। अच्छा, अभी मुस्लिम जो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए तो किस देश के पास प्रतिनिधित्व है इसका, मुस्लिम समाज का? हर देश अपने मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व स्वयं करता है, मेरा मानना है। बट इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए सर, मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम्स का सऊदी अरब, आपको नहीं लगता कि? नहीं सर, मेरे को नहीं लगता। मुझे लगता है हर देश अपने मुस्लिम के लिए अलग पॉलिसी बनाता है और वो होनी भी चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे टर्की कश्मीर के मामले में या भारत के आंतरिक मामलों में बोल रहा है, तो उसी तरीके से भारत को भी, क्योंकि वहाँ भी एक कर्डिश माइनॉरिटी है टर्की में, तो भारत को भी उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए, शायद उन्हें किसी तरीके की मदद भी देनी चाहिए, जिससे कि टर्की को भी समझ में आए कि ये मतलब एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से ये खेल खेला जा सकता है। सर, इसमें हम उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं कि हमारे आंतरिक मामलों में तुम हस्तक्षेप मत करो, लेकिन ये बेहतर पॉलिसी नहीं रहेगी कि हम भी उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, बल्कि हम और दूसरे रूट अपना सकते हैं। ट्रेड कम कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकते हैं उनके माल पे, या यूएनओ में आवाज़ उठा सकते हैं। ये कुछ आप मुझे ये बताइए कि अभी यूएस ने भारत को डेवलप्ड कंट्री मान लिया है, तो इससे क्या हमें खुश होना चाहिए या हमारे लिए चिंता का विषय है ये? सर, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों? कोई अगर आपको मतलब समझदार मान रहा है या मतलब विकसित मान रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन सर, हमें समझदार और विकसित माने, लेकिन हम है नहीं ना एक्चुअल में। हम तो चाहते हैं अभी तो हम सर चाहते हैं होना, हमारी कस्टम ड्यूटी बढ़ जाएगी, सब्सिडी हम नहीं दे पाएंगे एग्रीकल्चर वगैरह को, तो इसलिए सर हम तो लेकिन ये कब तक हम दूसरे से अपेक्षा रखेंगे कि हम काबिल नहीं हैं तो वो हमें छूट देते रहे? हम तो कभी फिर विकसित हो ही नहीं पाएंगे। सर, निश्चित रूप से हम विकसित हो जाएंगे थोड़े समय बाद, लेकिन जब तक हमारी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ जाती, जीडीपी हमारी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं पहुंच जाती, या एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, तो हमें मतलब क्या यूएस से रिक्वेस्ट करनी चाहिए या हमें अपना को विकसित करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल सर, विकसित करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए हमें अपने। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है? सर, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंडर और रिसीवर के पास होती है, बीच में उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता। अच्छा, आप तो पुलिस में हैं, इससे नुकसान क्या है? इससे सर नुकसान ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इन्फॉर्मेशन को इजीली कलेक्ट नहीं कर पाएंगी। जैसे अभी फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें डिमांड करनी है। रोक देना चाहिए, मतलब क्या, किस तरफ है आप? ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को अलाउ करना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए? नहीं सर, अलाउ करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी परमिशन होनी चाहिए इंटेलिजेंस एजेंसी के पास में कुछ इश्यूज को, कुछ कंडीशंस में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या बेल एक अधिकार है? सर, कुछ मामलों में राइट्स है ये। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि पुलिस का अत्याचार या पुलिस पर अत्याचार, इनमें से कौन सी चीज़ पे कम ध्यान दिया जाता है? सर, दोनों ही चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा ध्यान इस पे दिया जाता है कि जो पुलिस अत्याचार करती है, लेकिन जो पुलिस पे अत्याचार होते हैं उसको। फिरोज, मैं आपकी सर्विस चॉइसेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने लिखा कि आपको घर परिवार
के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, तो शायद ये एक वजह रही होगी जिससे कि आपने फॉरेन सर्विसेज को इतनी कम महत्व दिया है, जबकि देश की कुछ सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से है। लेकिन अगर यह सिद्धांत भी माना जाए तो फिर ये नहीं समझ में आता कि आप अंडमान निकोबार सर्विस को तो इतना ऊपर महत्व दे रहे हैं कि आपने सारी सेंट्रल सर्विसेज को छोड़कर इस ग्रुप बी सर्विस को वरीयता दी है। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड निर्णय प्रक्रिया को क्यों अपना रहे हैं? सर, इसका कारण फैमिली नहीं था। जो जिस क्राइटेरिया पे मैंने इसको पीछे रखा उसका एक कारण ये था कि जो प्रतिनिधित्व देश का करने के लिए फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, मुझे अपने बैकग्राउंड से और अभी तक के स्टडी करने के बावजूद ये महसूस हुआ। दुनिया के कितने देश अंग्रेजी बोलते हैं? आपको जिन देशों में स्थापित किया जाएगा वहाँ अंग्रेजी भाषा होगी तो जरूरी नहीं है। आधी दुनिया तो स्पेनिश और फ्रेंच के भरोसे चलती है, वो तो किसी को नहीं आती भारत। दूसरा कारण सर इसमें यह भी रहा, जब मैं इसको 15 नंबर पर मैंने इसको भरा, कि जब मेरे पास ऑप्शन है ऑलरेडी देश में ही काम करने का अपने ही देश के लिए। फिर आपने डेनिक्स क्यों भरा? वो तो आपको अंडमान निकोबार पटक देंगे। पिलखुआ वालों को तो स्पेलिंग करने में भी दिक्कत होगी। देश ही तो अंडमान निकोबार भी, चाहे कितनी दूर सही, अपने देश में ही तो काम कर रहे हैं हम। तो फिर आपने ग्रुप बी सर्विस को ग्रुप ए की सर्विस से ऊपर क्यों रखा? सर कुछ सर्विस ऐसी थी जो दिल्ली में इजीली अवेलेबल थी, मैंने कुछ इसलिए सर उनको ग्रुप बी को नहीं, लेकिन ऐसी कई सारी सर्विसेज जिनमें अधिकतर समय आपको दिल्ली में रहना होगा, उन्हें आपने नीचे रखा है। आर्मी हेडक्वार्टर सर्विसेज हैं या सेंट्रल सेक्रेटरीट की जो सर्विसेज हैं, उन सब में तो आप लगातार दिल्ली में रहते हैं, उन्हें भी आपने महत्व नहीं दिया। उसकी जगह पे आपने डेनिक्स जैसी सर्विस को रखा जो कि एक ग्रुप ही सर्विस है। सर दानिश इसलिए रखा कि मैं ऑलरेडी पुलिस में काफी समय मैंने बिताया है। लेकिन आईपीएस के दौरान आपने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था। मैंने उसमें सर जब आईएएस के लिए मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस थी, उसकी कार्य विविधता देखी, उसके बाद फिर सर सेकंड मैंने आईपीएस रखा, और आईआरएस रखने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं किसको रखूं। फिर मेरे यहाँ पे कि मेरे 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस मुझे काम आए, इसलिए मैंने दानिश को ऊपर रखा सर। आप बहुत कंफ्यूज हैं। फिरोज, आप ओबीसी हैं? ईडब्ल्यूएस सर। ईडब्ल्यूएस है। अभी हाल में सरकार ने जो ये सीमा है आय की, इसे ओबीसी के मामले में बढ़ाने की बात की है, जबकि लगता ही है कि शायद ये और कम की जानी चाहिए थी। सुना है कि 11 से 12 लाख की आमदनी शामिल की जाएगी। जाहिर है कि फिर ईडब्ल्यूएस में भी की जाएगी। आपको क्या लगता है कि यह है कदम एक सकारात्मक कदम है या यह है रिप्रेजेंटेशन को इलीट्स तक सीमित कर देगा? सर मुझे लगता है कि 8 लाख की इनकम जो क्रीमी लेयर की सीमा है वो बिल्कुल अभी फिलहाल की स्थिति में बिल्कुल ठीक है सर। उससे अगर ऊपर हम इसको बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन उन लोगों को भी मिलेगा जिनको जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की। 8 लाख की सीमा सर इस समय बिल्कुल ठीक लगती है। ठीक है, फिर आपसे बात करके अच्छा लगा। आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। बैठिए फिरोज। थैंक यू सर। जी फिरोज, आपके हिसाब से दो चीज़ें बताइए। एक तो पिछले इंटरव्यू से आपके इंटरव्यू में जो चेंज है वो आपके हिसाब से कितना पॉजिटिव चेंज है, और दूसरा कौन से एरियाज अभी आपको लग रहे हैं कि सर अभी काम करना बाकी है? सर कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज हैं उन पर सर मेरी अच्छा स्टैंड नहीं मुझे लगता अभी भी कि मैं बहुत अच्छा स्टैंड ले पा रहा हूँ। सेकंड सर अभी भी मुझे यूपी को लेके काफ़ी कम तैयारी है, तो मुझे उस पर सुधार करने की ज़रूरत है। फिरोज, मुझे आपका पिछला इंटरव्यू याद है। मुझे दो चीज़ें इसमें चिंताजनक लग रही हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो लर्निंग कर्व है, तब से अब तक सीखने का जो कर्व होना चाहिए, वो उतना पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है जितना मैं उम्मीद कर रहा था। आप समझ पा रहे हैं मेरी आपत्ति क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इंटरव्यू खराब है। इंटरव्यू अच्छा जा रहा है, बैठ ठीक से रहे हैं, आप स्माइल अच्छे से कर रहे हैं, आपके बोलने का अच्छा है। पहले ही आपको बताया कि बोर्ड मेंबर्स आपको लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे, कंसिडरिंग दैट ए कांस्टेबल ट्राइंग टू बिकम अ आईएएस ऑफिसर। जिस तरह की हार्डशिप्स होती हैं उसके साथ में आपने काम किया, उसको लेकर एक बोर्ड मेंबर्स पॉजिटिव होंगे आपके साथ। और लेकिन ये सब बातें पिछले इंटरव्यू में भी थी, ठीक है ना? तब से अब तक आपका जो लर्निंग दिखाई देना चाहिए था, एक आध जगह को छोड़कर बाकी जगह पे वो अभी उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखाई दे रहा है। जिनमें से एक बात तो आपने खुद ही बताई कि जो कंट्रोवर्शियल या इन न्यूज़ जो विषय होंगे उन पर राय रखते समय आप ज़्यादा ईमानदारी दिखाने के चक्कर में लॉपसाइडेड व्यू दे रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? जी। आप ईमानदार राय देना चाहते हैं, जो कि देनी भी चाहिए, लेकिन ईमानदार राय देने के चक्कर में आप दूसरे पक्ष को के जो तर्क हैं उनको दे ही नहीं रहे।
आप समझ पा रहे हैं? आप जिस सर्विस में पिछले 1 दशक से हैं, यू शुड टेक प्राइड इन दैट सर्विस विच यू डू। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछला इंटरव्यू आपका देखा था और मुझे लग रहा है कि पिछले इंटरव्यू से अब तक जो बदलाव पॉजिटिव होना चाहिए था वो उस पैमाने पे नहीं हुआ है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं हुआ है जिस पैमाने पे मैं अपेक्षा कर रहा था। ठीक है ना? अभी आपके पास थोड़ा सा और समय है, उस पर थोड़ा सा और देख लीजिए। ये क्वालिफायर्स आप अगर लगाएंगे, ये क्वालिफायर्स बोलते हैं इन्हें, जब हम एक वाक्य बोल रहे हैं लेकिन उसके साथ में एक शर्त लगा दे रहे हैं, एक चीज जोड़ दे रहे हैं, तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे तो वाक्य एक तो ज्यादा संश्लिष्ट वाक्य बनेगा, दूसरा आपके बारे में पॉजिटिव राय बनेगी, तीसरा ये जो एक तरफ का निरर्थक झुकाव दिखाई दे रहा है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उस पर आप विचार कर सकते हैं। ऐसे ही किसी किसी जगह पर आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको पहले मैंने भी कहा था कि स्माइल आपकी अच्छी है, लेकिन आप उस स्माइल को किसी किसी जगह पर गलत जगह पर इस्तेमाल कर। बाकी चीज़ें बाय एंड लार्ज ठीक है। ओबीसी पर आपका स्टैंड ठीक था, नेम चेंज पर पता होना चाहिए था, नेम चेंज पर आपने बिल्कुल एकदम हवाई तुक्का दिया, वो नहीं देना चाहिए था। ठीक है ना? बाकी चीज़ें मेरे हिसाब से ठीक जा रही हैं, मतलब पहले से ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस गिर गई है, या एक आध मामले में गिरी होगी तो 4 मामलों में उठी भी है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था लर्निंग कर्व लगातार पॉजिटिव रहेगा। बहुत ज़्यादा सुझाव तो नहीं ले रहे हो बीच में? सर मॉक इंटरव्यू दिए हैं 2-4 और मैंने। हाँ, तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब खासतौर से फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वालों के साथ आती है कि जब वो बहुत सारी रायों को अपने इंटरव्यू में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। वो एक चीज़ को कर रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ लूज हो रही होती है। थोड़ा सावधान रहिए। ठीक सर। ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए और मेरी अपनी समझ ये कहती है कि अच्छा होगा, अनलेस ऑफ कोर्स आप ही उसके खिलाफ खड़े हो जाए। ठीक है? कोशिश ऑल द करूंगा। बेस्ट। थैंक यू सर।